साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 9 और हम बहुत ही जल्दी क्लास 7 की हिस्ट्री को खत्म कर देंगे। पार्ट 2 कर रहे हैं अपना द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स का। अभी तक हमने क्या देखा था, तरह तरह के जो हीरोइक ट्रेडिशंस थे वो अलग अलग इलाकों में अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं। ये हम अब तक पार्ट 1 में देखते हुए आए हैं। अब हम एक नजर डालेंगे द स्टोरी ऑफ कथक के बारे में, डांस के बारे में। जिस प्रकार से जो हीरोइक ट्रेडिशंस होते हैं अलग अलग इलाकों के अलग अलग होते हैं, सिमिलरली वैसे ही जो डांस फॉर्म होते हैं वो भी डिफरेंट इलाकों के डिफरेंट होते हैं। हम बात करने वाले कथक, जो कि काफी पॉपुलर क्लासिकल डांस है। ये नॉर्थ इंडिया में परफॉर्म किया जाता है। और कथक जो ये शब्द है ना, ये कथा शब्द से आया है। आप में से बहुत सारे बच्चे कभी ना कभी अपने लाइफ में कथा में गए होंगे, सत्यनारायण भगवान की कथा में गए होंगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। कथा क्या होता है? तो कथा एक का मतलब होता है स्टोरी, कहानी। वहां हमें सत्यनारायण भगवान की कहानी तो सुनाई जाती है। तो कथा जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है स्टोरी। कथक जो होते हैं ना, कथक जो डांस होता है ओरिजिनली इसके अंदर क्या होता था, अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स होती थी जो मंदिरों में जाके, नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में जाके अपना डांस करती थी, तरह तरह के हाथों से मुद्राएं बनाती थी और गाने पे उन मुद्राओं को यूज करते हुए परफॉर्मेंस करती थी। ये एक कास्ट होती थी कथक। फिर क्या हुआ, कथक का इवोल्यूशन होता है एक अलग ही तरह के डांस के तरीके में 15th और 16th सेंचुरी के बीच में, जब भक्ति मूवमेंट काफी ज्यादा फैल रहा था लोगों के बीच में। राधा कृष्ण के जो लेजेंड्स थे उनको फोक प्लेज में प्ले किया जाता था, इनेक्ट किया जाता था। रास लीला जिसको कहा जाता है, लोग करके दिखाते थे। और जब इस रास लीला को डांस के साथ कंबाइन किया जाता था विथ कुछ बेसिक जेस्चर्स के साथ इसको अपनाया जाता था, तो उसके साथ क्या करते थे, ये जो कथक लोग, डांस करने वाले लोग थे ना, ये स्टोरी दिखाते थे। मतलब डांस करते करते, कथक करते करते राधा कृष्ण से जुड़ी हुई ये कहानी को प्रस्तुत करते थे आम जनता के सामने मंदिरों में। मुगल एम्परर के अंदर और जो मुगल एम्परर के साथ जो नोबल्स रहते थे उनके अंडर में कथक इन लोगों के दरबार में किया जाता था। मतलब इनको भी तो नाच गाना देखने का शौक था, आपने मूवीज में देखा होगा पुरानी। तो ये अपने दरबार में ये सारे डांसेस को करवाया करते थे। इसके बाद where it acquired its present features and developed into a form of dance with a distinctive style। और ऐसे ही परफॉर्म होते होते आज के टाइम पे जो हम कथक देखते हैं वो डेवलप किया। स्टार्टिंग में जो आज के टाइम पे हम कथक देखते हैं, अगर आपने कभी कथक किया हो तो बिल्कुल इजी नहीं है, बहुत कठिन होता है, सालों की मेहनत लगती है और फुट वर्क पे इसमें बहुत ज्यादा काम किया जाता है, ताल बीट्स पकड़नी पड़ती हैं। तो ये एक दिन में नहीं बना है कि भाई ऐसे ऐसे मुद्रा होगी, ऐसे ऐसे आपको डांस करना है, ये किसी एक दिन में नहीं बना है। ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में बताई जा रही हैं कि समय के साथ साथ चीजों में परिवर्तन आता है और वो डेवलप होती हैं। इसी के साथ इनको दो ट्रेडिशन या फिर घरानों में डेवलप किया गया था। एक तो जो राजस्थान के दरबार थे वहां पर जयपुर, और दूसरा लखनऊ, लखनऊ के नवाब, उनको काफी शौक होता था ये सब डांस नाच गाने वगैरह देखने का। तो वहां पर वाजिद अली शाह जो कि लास्ट नवाब थे अवध के, इनके अंदर भी ये सारी चीजों में बहुत डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। By the third quarter of 19th century, it was firmly entrenched as a dance form not only in these two regions but in the adjoining area of present-day Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Bihar and Madhya Pradesh। तो देखो 19th सेंचुरी आते आते ये डांस फॉर्म कुछ ही इलाकों में नहीं रहा बल्कि काफी ज्यादा इलाकों में बढ़ गया था, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मतलब नई नई जो जगह है वहां पर ये बढ़ गया था। तो
तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कथक के अंदर बहुत ही अच्छा फुटवर्क होता है, कॉस्ट्यूम होती है सुंदर सी, और कथक डांस को परफॉर्म करते हुए जो लोग होते हैं वो एक कहानी आपको सुना रहे होते हैं, कहानी को डांस के फॉर्म में बता रहे होते हैं। जैसे हमारी दूसरी कल्चरल प्रैक्टिस थी, उसी प्रकार से कथक को भी बहुत गलत नजर से देखता था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये लोग बोलते थे कि क्या है कथक, क्या रखा है इस कथक में। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हमारी मतलब हमारे हर कल्चर को इन्होंने बुरा भलाई कहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कथक है वो सरवाइव करता रहा, कोर्ट्स में परफॉर्म होने लगा ये और होता रहा। और इसलिए हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद भी जो हमारे क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ डांस थे ना कंट्री में, उनमें से एक था, 6 क्लासिकल डांस में से एक था कथक। अब हमेशा से एक क्वेश्चन उठता रहा है कि किस चीज को हम क्लासिकल बोलेंगे, किसको नहीं। ये अपने आप में ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा है। क्या हम किसी ऐसी चीज को क्लासिकल बोलेंगे जो रिलीजियस थीम से जुड़ी है, और या फिर हम ऐसी चीज को क्लासिकल बोलेंगे जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत होती है या बहुत सालों की ट्रेनिंग की जरूरत होती है, या फिर क्लासिकल हम उस चीज को बोलेंगे जो किसी पर्टिकुलर रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है, जिसमें वेरिएशंस होती हैं। These are questions we need to think about. It is worth remembering that many dance forms that are classified as folk also share several of the characteristics considered typical of classical forms. देखो, हमें एक चीज सोचनी पड़ेगी, ये जो दो प्रकार के अपने इंडिया के डांस है, फोक डांस एंड क्लासिकल डांस, तो बहुत सारी ऊपर की जो विशेषता बताई गई है कि इनमें ट्रेनिंग चाहिए, स्किल्स चाहिए, भगवान को समर्पित होने चाहिए, तो ये सारे बहुत सारे हमारे फोक डांसेस में भी ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक, ये फीचर्स। तो इसीलिए अगर किसी भी फॉर्म को, आर्ट फॉर्म को अगर हम क्लासिकल कह रहे हैं, तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि वो बाकी चीजों से सुपीरियर है, महान है, प्रधान है, ऐसा नहीं होता। जो दूसरे हमारे डांस फॉर्म है जिनको हमने क्लासिकल माना है आज के टाइम पे, आपको ये याद भी रखना है, वो है भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरला, उड़ीसी इजी है याद करने के लिए उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर का है। ठीक है, और आपको इनके बारे में और भी जानकारी लेनी है, नेट से आपको मिल जाएगा। इनकी कॉस्ट्यूम्स देखिए, इन सब में अंतर होता है डांसेस का। जैसे भरतनाट्यम परफॉर्म करने वाले तो एक चेहरे पे बहुत कुछ पेंट करते हैं चावल की पेस्ट से, और मुखौटा सा ऊपर सर पे लगा के एक बहुत बड़ा सा डांस करते हैं। काफी टिपिकल होता है भरतनाट्यम भी। और ये सारे डांसेस भगवान को समर्पित होते हैं, स्पेशली लॉर्ड कृष्णा को। तो डांस के बाद अब हम बात करेंगे पेंटिंग्स की। पेंटिंग फॉर पेट्रॉन्स, द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स। मिनिएचर्स नाम से आपको पता पड़ा, मिनी यानी छोटा, तो छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाई जाती थी, उनकी बात हो रही है। तो एक और ट्रेडिशन था जो डेवलप्ड हो रहा था कई तरीकों से, वो था मिनिएचर पेंटिंग का। मिनिएचर्स का जो नाम जैसा आपको पता पड़ रहा है, मिनिएचर्स मतलब होता है स्मॉल स्मॉल साइज पेंटिंग्स की यहाँ बात करी जा रही है, जो ज्यादातर वाटर कलर से की जाती थी कपड़े पे या फिर पेपर पे। जो हमें अर्लीस्ट मिनिएचर पेंटिंग मिली है, जिनके सबूत मिले हैं, वो लकड़ी पे या फिर पत्तियों पे, पाम लीव्स की पत्तियों पे की गई हैं। और उनमें से बहुत सारी जो है काफी सुंदर है, जो हमें वेस्टर्न इंडिया में मिली हैं, जो जैन के ग्रंथों को दिखाती है। मुगल के जो एम्परर्स रहे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां जैसे, वो बहुत सारे जो अच्छे पेंटर्स होते थे उनको रखते थे और उनसे मैन्युस्क्रिप्ट्स करवाते थे, जिसके अंदर हिस्टोरिकल अकाउंट्स होते थे, कविताएं होती थी। एंड ये ज्यादातर पेंट होते थे बहुत ही प्यारे रंगों के साथ, और इनमें पेंट पोर्ट्रे किए जाते थे जो दरबार के सीन्स होते हैं, या फिर युद्ध के सीन्स होते हैं, हंटिंग के जो सीन्स होते हैं, जो सोशल लाइफ होती है, वो इन पेंटिंग्स के जरिए दिखाई जाती थी। ठीक है, and they were often exchanged as gifts and were viewed only by an exclusive few, the emperor and his close associates. ये पेंटिंग्स का यूज एक गिफ्ट के तौर पे भी किया जाता था, और इन पेंटिंग्स को कौन देख पाता था? बादशाह और उसके अपने करीबी लोग। तो यहाँ फिगर 7 में आपको दिख रही है एक मिनिएचर पेंटिंग। इसके अंदर क्या है, अकबर रेस्ट कर रहे हैं अपने
ये कहाँ पर आए हैं? अकबर आए थे शिकार करने के लिए, और उस टाइम पे अभी वो रेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ ये वाला सीन दिखाया जा रहा है। देखिए कितने सारे लोग आए हुए हैं, हाथी घोड़े सब आए हुए हैं शिकार के लिए। विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, देखो जैसे जैसे मुगल एम्पायर अब डिक्लाइन होना लगेगा, बहुत सारे जो पेंटर्स हैं वो दरबार से बाहर चले जाएंगे, दूसरे दूसरे स्टेट्स में चले जाएंगे। और इस चीज को हम लोग अभी लास्ट जो चैप्टर आएगा 10 इसके अंदर पढ़ेंगे। जो मुगल्स के आर्टिस्ट थे ना, उनको क्या इन्फ्लुएंस करेगा? रीजनल कोर्ट्स ऑफ द डेक्कन एंड राजपूत कोर्ट्स ऑफ राजस्थान। मुगल के दरबार से निकल के वो तो साउथ चले जाएंगे और राजस्थान साइड चले जाएंगे। एट द सेम टाइम उसी टाइम पे क्या होगा? दे रिटेन एंड डेवलप देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक portraits of rulers and court scenes came to be made following the Mughal examples। और अब जो उन्होंने अपनी एक तरीका बना लिया था पेंटिंग करने का, जब वो मुगल्स के यहाँ पर पेंट करते थे, उसी चीज को वो आगे बढ़ाते हुए मुगल्स की जो सीन्स होते हैं उनको पेंट करने लगेंगे, जैसे आपको फिगर 7 में दिख रहा है। इसके अलावा जो थीम्स होती थी वो माइथोलॉजी पे डिपेंड करती थी, मतलब भगवान की, राधा कृष्ण की। एंड कुछ पोइट्री को भी वो लोग अपनी पेंटिंग के माध्यम से दिखाते थे, जिसके अंदर वो मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, इन जगहों को शो करते थे। अनदर रीजन, कौन सा रीजन ने अट्रैक्ट किया मिनिएचर पेंटिंग को? वो था हिमालयस के फुटहिल, जो आज के टाइम पे हमें हिमाचल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हिमाचल का भी काफी सारा सीन देखने को मिलता था पेंटिंग्स में। फिगर 8 में देखिए महाराणा राम सिंह सेकंड प्लेइंग होली। ये राजपूत मिनिएचर पेंटिंग है कोटा की, सॉरी। और यहाँ पर ये देखिए प्रिंस है और ये होली खेल रहे हैं, कुछ इस प्रकार का ये मिनिएचर पेंटिंग है। लेट 17th सेंचुरी आते आते ये जो रीजन था, यहाँ पर बहुत ज्यादा एक बोल्ड और अच्छी स्टाइल उभर के आ गई थी मिनिएचर पेंटिंग की, जिसको बसहोली कहा जा रहा है। तो अगर कोई आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे कि बसहोली क्या है, क्या ये डांस है, क्या ये कोई लिटरेचर है, या ये पेंटिंग है, तो आप बोलेंगे जी हाँ ये पेंटिंग है। और पेंटिंग भी कैसी? मिनिएचर पेंटिंग है। बहुत सारे जो पॉपुलर टेक्स्ट थे वो भी पेंट किए जाते थे। एक है भानु दत्तास का रसम मंजरी, और नादिर शाह का जो इन्वेजन किया था, उसने आक्रमण किया था, दिल्ली पे कब्जा किया था 1739 में। इसका भी रिजल्ट क्या हुआ कि जो मुगल आर्टिस्ट थे उन्होंने दिल्ली को छोड़ दिया और वो दूसरे इलाकों में जाके रहने लग गए। बहुत सारे रीजंस थे, इसलिए दरबारों से लोग चले गए। फिगर 9 में देखिए कृष्ण राधा और उनके साथ के जो उनकी कंपेनियन है वो दिख रहा है। ये एक पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है, मतलब उत्तराखंड की ये पेंटिंग है। ये कृष्ण है, ये कुछ और सखियां हैं। अब इन लोगों को क्या हुआ, अब जब ये लोग दरबारों से निकल के जाने लगे, तो जब ये लोग उत्तराखंड साइड गए तो इनको बहुत पहले से ही ऐसे लोग मिल गए जो पेंटिंग्स में इंटरेस्टेड थे। तो यहाँ पर इन्होंने फाउंड किया कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। मिड 18th सेंचुरी में जो कांगड़ा के आर्टिस्ट थे, पेंटिंग करने वाले जो लोग थे, उन्होंने अपनी एक डेवलप करी स्टाइल, जिसके अंदर हमें एक नई तरीके की मिनिएचर पेंटिंग देखने को मिलती है। और इनका जो सोर्स था इंस्पिरेशन का वो था वैष्णवाइट ट्रेडिशंस, यानी कि जो लॉर्ड विष्णु की पूजा करते हैं उससे जुड़ी हुई ये पेंटिंग्स बनाते थे। इसमें सॉफ्ट कलर्स का यूज किया जाता था, जैसे कि ब्लू हो गए, ग्रीन हो गए। आपको भी पता है कि विष्णु भगवान के जो भी तस्वीर बनती है उसमें ब्लू और ग्रीन कलर होता ही है। एक लिरिकल ट्रीटमेंट होता था इन थीम्स का। डिस्टिंग्विश्ड कांगड़ा पेंटिंग, अभी मैंने आपको एक फिगर दिखाया था वो भी कांगड़ा पेंटिंग का था, और उसमें हमें राधा कृष्ण उनकी सखी दिख रहे थे। हमको याद रखना है कि एक आम औरत आदमी पेंट करते थे, वो किस पे पेंट करते थे? वो बर्तनों पे पेंट करते थे, दीवालों पे करते थे, जमीन पे करते थे, कपड़ों पे करते थे। मतलब वो अपने सरवाइव करने के लिए काम करते थे। ठीक है, जबकि जो मिनिएचर पेंटिंग्स होती थी उनको केयरफुली प्रिजर्व किया जाता था। पैलेसेस के अंदर, महलों के अंदर तो वो ज्यादातर नोबल राजाओं के लिए होते थे। ठीक है, अभी हम जो देखेंगे वो है ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज, ये हमारा टॉपिक आने वाला है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज
विद्या साधना।